आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या आतंकवाद का कोई रंग होता है? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने दिया ये जवाब। इसमें गलत क्या है? A4 अखिलेश बोलने वाले सपा नेता पर FIR के बाद बोले राम गोपाल यादव। ड्रोन से दहशत फैलाने वाले पर गैंगस्टर एक्ट में होगा एक्शन, जरूरत पड़ने पर लगेगा NSA। यूपी, बिहार और राजस्थान में बारिश का रौद्र रूप, आज कहां-कहां बरसेंगे इंद्र देवता। झारखंड के पूर्व CM और JMM के संस्थापक शिबू सोरेन का निधन, 81 वर्ष की उम्र में लिए अंतिम सांस। पाकिस्तान ने की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करने की घोषणा, अब अमेरिका को क्या जवाब देंगे आसिम मुनीर। ना अमेरिकी ना रूसी जेट, नॉर्थ कोरिया के दुश्मन देश के स्टील्थ फाइटर पर है भारत की नजर। ट्रंप के टैरिफ ने गड़बड़ा दिया RBI का गणित, रेपो रेट में कटौती होगी या नहीं। पंचायत के दामाद जी ने 21 दिन में छोड़ी स्मोकिंग, बदला लाइफस्टाइल। और 1955 के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में हुआ ऐसा करिश्मा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला आने के बाद भगवा आतंक को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर। इस बीच भगवा आतंक शब्द पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद शब्द में रंग का कोई मतलब नहीं है और कहा कि जो लोग आतंकवाद को रंग से जोड़ते हैं वे आतंकवाद के समर्थक हैं। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। उन्होंने कहा आतंकवाद शब्द में रंग का क्या मतलब है, आतंक और इसके खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मालेगांव विस्फोट हुआ लेकिन आप उसे अंजाम देने वाले का पता नहीं लगा। जो लोग आतंकवाद में रंग ढूंढते हैं वे आतंकवाद के समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश में ABCD पढ़ाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ FIR दर्ज होने पर सपा सांसद राम गोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। हाल ही में सपा नेता फरहाद आलम का एक वीडियो सामने आया। A4 अखिलेश, B4 बाबा साहेब और PDA पाठशाला विवाद। समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम के खिलाफ FIR होने के बाद सपा सांसद राम गोपाल यादव का बयान सामने आया। राम गोपाल यादव ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में अज्ञानी और छोटी मानसिकता वाले लोग सत्ता में बैठते हैं तो ऐसी चीजें रोज होती है। आगे कहा कि अगर बच्चे शब्दों को एक तरीके से सीख सकते हैं तो ये पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, वह ऐसे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम A4 अखिलेश, B4 बाबा साहेब पढ़ाते हैं तो इसमें गलत क्या है। जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है उनके खिलाफ उनके अधिकारों के दुरुपयोग के लिए FIR दर्ज होगी। उत्तर प्रदेश में ड्रोन के दुरुपयोग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि आतंक फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ने पर NSA बिना इजाजत ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। सभी जिलों में निगरानी बढ़ेगी और तकनीक के गलत उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के दुरुपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ड्रोन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का यह सख्त कदम उस समय सामने आया जब प्रदेश के कई जिलों में कथित ड्रोन दिखाई देने की घटनाओं ने लोगों में भय और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है।
देश के कई राज्यों में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश काल बनकर बरस रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, सड़कें समंदर बन गई है, जिसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। दक्षिण और पश्चिम भारत में बारिश से जमकर तबाही देखने को मिल सकती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग IMD ने दिल्ली में सोमवार 4 अगस्त 2025 को तेज हवाएं चलने के साथ ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर आनंद विहार, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट दिल्ली समेत पटपरगंज और लक्ष्मी नगर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। उन्होंने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। शिबू सोरेन को जुलाई में किडनी से जुड़ी समस्या की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत नाजुक होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। शिबू सोरेन के निधन पर उनके बेटे हेमंत सोरेन ने कहा कि आदरणीय दिशोम गुरुजी, हम सब आज मैं शून्य हो गया। शिबू सोरेन के निधन पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने संवेदना जताते हुए कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक शिबू सोरेन जी झारखंड के उन कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से जनजातीय समाज के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए आजीवन वे हमेशा जमीन और जनता से जुड़े रहे। मेरा भी उनसे लंबा परिचय रहा। उनके निधन से मुझे बहुत दुख हुआ। उनके परिवार एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। इजरायल और अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ऐतिहासिक रूप से सख्त और विरोधी रहे। दोनों देश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भले ही वह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो, संदेह की दृष्टि से देखते हैं। दोनों देशों का मानना है कि ईरान का दावा शांतिपूर्ण होने का एक आवरण हो सकता है, जिसके पीछे सैन्य परमाणु हथियार विकसित करने की मंशा छिपी हो सकती है। जिस मकसद को हासिल करने के लिए अमेरिका ने ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर B-2 बॉम्बर से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया, पाकिस्तान ने इस मकसद के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयान दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश ईरान के न्यूक्लियर ड्रीम को सपोर्ट करता है। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान पहुंचे। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए PM शहबाज शरीफ और डिप्टी PM इशाक डार एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरे में दोनों देशों ने आर्थिक सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का वादा किया। पाकिस्तान और ईरान ने द्विपक्षीय व्यापार को 3 गुना ज्यादा करने की सहमति। पाकिस्तान और ईरान के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार $3 अरब का है। अब इसे दोनों देशों ने $10 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने 12 समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण कोरिया का KF-21 बुरामेई मोटियोर मिसाइल के साथ एक शक्तिशाली जेट बनकर उभर रहा है। भारत इसके लिए रुचि दिखाकर सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान जैसे खतरे बढ़ रहे हैं। यह जेट न सिर्फ हवा में ताकत देगा बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता को, हालांकि डील को फाइनल करने में समय और बातचीत लगेगी, लेकिन यह भविष्य की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। KF बुरामेई दक्षिण कोरिया का एक नया मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे कोरिया एयरस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इसे पहली बार 2021 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं। इसे 2026 में दक्षिण कोरिया की वायुसेना में शामिल करने की योजना है। यह जेट हल्का और स्टील्थ फीचर वाला है, यानी यह दुश्मन की रडार से बच सकता है। इसका मकसद पुराने जेट्स को बदलना और हवा में ताकत बढ़ाना है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इसी हफ्ते मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में नीतिगत
इस मीटिंग में नीतिगत ब्याज दरों को लेकर फैसला होगा। अर्थशास्त्रियों में इस बात को लेकर अलग अलग राय है कि क्या आरबीआई ब्याज दरों में कटौती जारी रखेगा या नहीं। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि केंद्रीय बैंक 6 अगस्त से शुरू हो रही मीटिंग में ब्याज दरों में आरबीआई पहले की गई कटौतियों का असर देखना चाहता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इकोनॉमी की हालत कुछ कमजोर दिख रही है। औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार धीमी होकर 1.5% तक गिर गई है, जो पिछले 10 महीनों में सबसे कम है। लोन, खासकर होम लोन की मांग भी कम हो गई है। दूसरी तरफ महंगाई भी अनुमान से नीचे है। इन बातों से ब्याज दरों में कटौती को एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष का कहना है कि अगस्त में ब्याज दरें कम करने में कोई बुराई नहीं। उन्होंने कहा, अगर महंगाई फाइनेंशियल ईयर 2027 में भी कम रहने वाली है तो सेंट्रल बैंक को इंतजार नहीं करना चाहिए। एक्टर आसिफ खान, जिन्हें पंचायत सीरीज में दामाद जी के किरदार के लिए जाना जाता है, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा कदम उठाया है। आसिफ ने हॉस्पिटल में भर्ती होने के 21 दिन बाद फाइनली स्मोकिंग को अलविदा कह दिया। पंचायत के दामाद जी यानी एक्टर आसिफ खान ने अपनी जिंदगी से एक ऐसी चीज को अलविदा कह दिया जिससे लगभग हर कोई पीछा छुड़वाना चाहता है। कुछ दिनों पहले एक्टर हॉस्पिटल में बीमारी के अब करीब 21 दिनों के बाद आसिफ बताते हैं कि उन्होंने आखिरकार स्मोकिंग छोड़ दी। संडे के दिन हर तरफ फ्रेंडशिप डे मनाया गया। इस खास मौके पर आसिफ ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की चाह में स्मोकिंग छोड़ दी। उन्होंने करीब 21 दिन से स्मोकिंग नहीं की है, जिसके बाद उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। एक्टर ने अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए लिखा, लोग कहते हैं कि इस दिनों में हर अच्छी बुरी आदत छूट जाती है। आज मुझे स्मोकिंग छोड़े 21 दिन हो गए हैं। इस फ्रेंडशिप डे के मौके पर मुझे लगा इससे बेस्ट दिन क्या हो सकता है, ये बताने के लिए कि मैं अपने दोस्तों से प्यार करता हूँ। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मिलकर खूब रन बनाए। यही कारण है कि इंग्लैंड और भारत के बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 21 शतक लगाए। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा दूसरी बार हुआ जब एक टेस्ट सीरीज में 21 शतक लगे हों। इससे पहले 1955 में ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई। इस सीरीज में दोनों टीमों को मिलाकर 21 शतक लगे थे। इंडिया इंग्लैंड सीरीज की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम की तरफ से कुल 12 शतक लगे। इस सीरीज में शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 4 शतक लगाए। इसके अलावा केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत 2-2 शतक लगाने में कामयाब रहे। वहीं रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से एक शतकीय पारियां देखने को मिली। इंग्लैंड की बात करें तो वहां जो रूट ने सबसे ज्यादा 3 शतक लगाए। उसके अलावा हैरी ब्रूक के बल्ले से 2 शतक। वहीं बेन डकेट, जेमी स्मिथ, ऑली पॉप और वैन स्टोक्स एक सेंचुरी लगाने में कामयाब रहे।